हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो 28/12/2020 जो एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर जो 2020-21 का, तो हम लोग इसी का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन का हम लोग मैथ का और रीजनिंग का दोनों सेगमेंट जो है देख चुके हैं। तो ये 28 तारीख के शिफ्ट दूसरा का हम लोग मैथ के इसमें क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 28 तारीख के शिफ्ट नंबर 2 दूसरे शिफ्ट के मैथ के सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आइए आप भी तैयार हो जाइए। इसका पेपर पहले ही मिल जाता है। पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, आंसर के साथ मिल जाएगा। उसे आप भी बनाइए और देखिए कितना आपका सही आ रहा है। पहले बनाइए, उसके बाद देख करके तब डिस्कशन जो है स्टार्ट करिए। और जो लोग बना लिए हैं उसको आइए मिलाइए। एक दिन पहले पेपर आपका जो है टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो बहुत अच्छा है आपको कि एक दिन पहले आप उसको बना लीजिए और तब आप डिस्कशन इसको देखिए आपको। ठीक, डेली हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली जो वीडियो डल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है तो कह रहे कि थीटा का मान निकालना है 0 से 90 डिग्री। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा? जब दोनों के एंगलों का योग 90 डिग्री होगा तभी बराबर होगा। यानी कि यहाँ 2 थीटा और ये 1 थीटा, यानी कि 3 थीटा का दोनों का योग जो है 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर कब होता है? जब दोनों के एंगलों का योग क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो 2 थीटा 1 थीटा, 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या का माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कह रहे हैं। देखिए भाज्य संख्या मतलब कि जो दो से अधिक संख्या से कटे, और अभाज्य मतलब जो सिर्फ 2 से कटे, एक खुद से कटे, एक आपका 1 से कटे। तो भाज्य मतलब सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होता है। 4, 6, 7, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13 नहीं हो जाएगा, 14, 15 और 16। ये सब भाज्य संख्या है। क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को ही लेना है, तो 8 यानी 15 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद अभाज्य लेना है, तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 19 हो जाएगा। देख लीजिए 8 को ये भी हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोनों का माध्य का अंतर पूछ रहा है। तो माध्य मतलब जय वो है सबका योग बटा संख्या। तो पहले जोड़ दीजिए, 5, 4, 9, 2, 11, 9, 20, 8, 28 और कितना हो जाएगा? 6, 34, 4, 38, 38 कर 8, 3 हो गया, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 78 बटा 8 हो जाएगा। इसका माध्य हो जाएगा। माध्य मतलब 8 से हम भाग दे दीजिए, माइनस इसको जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20, 7, 27, 5, 32 हो जाएगा, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 32, 5, 37 कर 7, 8 से 3 हो गया, तो 3, 1, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 77 हो जा रहा है और बट्टा 8 हो गया। तो दोनों के माध्य का अंतर देखिए कितना आसानी से निकल गया। अंतर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/8 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। देखिए एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात आप क्लियर हुआ है? यहाँ पे नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। बोला है हमें कि प्रथम 8 गो भाज्य संख्या लेना है और प्रथम 8 गो अभाज्य संख्या,
और दोनों के माध्य, माध्य या औसत एक ही चीज होता है, अंतर निकालना है। तो भाज्य संख्या पहली हम लोग भाज्य संख्या पहला शुरू होगा 4 से, 4 6 जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटे, और अभाज्य मतलब जो सिर्फ 2 संख्या से, एक से एक स्वयं से कटे। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो ये 8 गो भाज्य संख्या का माध्य निकाल लिए, 8 गो अभाज्य संख्या का माध्य निकाल लिए, और दोनों का अंतर मतलब 1/8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी किसी उसी काम को कितना दिन में, 18 दिन में कर ले रहा है, ठीक। नहीं, 1 मिनट, ए 12 दिन में कर रहा है और बोला है, ये इसको पहले मिटाइए, बोला है हमें कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी ए की तुलना में 20% कम कुशल कारीगर है, यानी कि ए का क्षमता अगर 100 मानते हैं तो ये 80 आ रहा है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, निकाल सकते हैं यहाँ से कटा करके। तो 20 25 100, 20 चौके 80, क्षमता का रेशियो हम लोग निकाल लिए, ठीक। पहले क्षमता का रेशियो निकाल लिए, दिया हुआ था कि बी जो है ए से 20% कम कामगार है, ठीक। उसके बाद बोला है कि ए 12 दिन में करता है तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहां से टोटल वर्क कैसे निकालेगा, TW टोटल वर्क, ए का क्षमता 5 है और एक काम को 12 दिन में करता है, क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम, तो ये 12 25 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब इसी 60 काम को बी कितना दिन में करेगा, यही पूछा हुआ है, तो बी कितना दिन में करेगा, 60/4 से भाग दे दीजिए, यानी 15 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 15 दिन मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। ए और बी के क्षमता का रेशियो कैसे निकाले, ये बोला था कि इसे 20% कम कुशल कारीगर है, तो ये 100 हो गया तो ये 80 हो गया, तो 5:4 हो गया। ए अगर 12 दिन में करता है तो इसकी क्षमता 5 है, तो 12 25 60 टोटल वर्क हो गया। और बी इसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 काम है, इसका क्षमता 4 है, 4 से भाग दे दी 15 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ABC हो जाएगा, ठीक। अब बोला है कि PQR क्रमशः AB BC और AC, AB BC और AC, इसका P जो है मध्य बिंदु है, इसका Q मध्य बिंदु है और इसका R मध्य बिंदु है। ये बोला हुआ है कि PQR क्रमशः AB BC और AC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर सब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी किसी भी त्रिभुज का, केवल समबाहु त्रिभुज का नहीं, किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, 1/4। 4 गो त्रिभुज बन रहा है ना, 4 गो त्रिभुज, चारों का एरिया इक्वल होता है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज का एरिया जो होगा 1/4 ऑफ त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं पहले। जब किसी भी त्रिभुज के मध्य भुजाओं को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है, और परिमाप अगर कहेगा कि इस त्रिभुज का परिमाप निकले छोटा वाला, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है, परिमाप आधा, एरिया 1/4। एकदम ये कंठस्थ कर लीजिएगा, ज्योमेट्री में पूछता है बहुत ज़्यादा कि इसका परिमाप जो हो जाएगा आधा हो जाएगा और एरिया 1/4 हो जाएगा, तब सिंपल हो गया 1/4। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो √3/4 और a² होता है, a² का मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 4 हो जाएगा। देखिए दोनों 4 से दोनों 4 खत्म, √3 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये छोटे वाले त्रिभुज का आंसर √3 हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1/4 ऑफ बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, तो ये परिमाप पूछेगा तो हाफ ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा हो जाता है, ठीक। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा परिमाप जो होगा ना, परिमाप आधा हो जाएगा और एरिया 1/4 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। देखिए ए और बी के क्षमता इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4 दिया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो बी काम को कितने दिन में, अभी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पे 20% कम दिया हुआ था, सेम चीज।
ए अगर काम को टोटल वर्क देखें यहाँ से निकाल लेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है तो 3 क्षमता है और 12 दिन में करता है, यानी 12 3 36 टोटल वर्क हो गया। तो अब बी कितना दिन में करेगा, तो 36 बट्टा बी का क्षमता 4 है, भाग दे दीजिए तो 9 दिनों में कर लेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अभी इस पर सेम क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन जो है इसी एक पहले ही सेट में रिपीट कर दिया। 9 दिन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहाँ 20% दे दिया था कि 20% कम है और यहाँ रेशियो ही दे दिया है लगातार कि 3:4 का अनुपात है। ये 12 दिन में करता है तो 12 3 36 काम, तो ये कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ 4 से भाग देंगे ना, 4 से तो 9 दिन में करेगा। 9 दिन मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक क्या होगा। देखिए प्राकृत संख्या बोला हुआ है तो आप n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख करके चेक कर सकते हैं कि इकाई अंक क्या आ रहा है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 रखते हैं तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 यानी कि 6 में से 5 गया 1 हो गया, अर्थात इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे 1 ही आएगा। रख के आप चेक कर लिए 2 पर भी 5 5 6 36 हो जाएगा और यहाँ 5 5 25 हो जाएगा। देखिए घटा करके 11 आ रहा है, 11 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। अब चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो ये 216 हो जाएगा और ये 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कि इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो वैसा जब भी कहे कि किसी भी प्राकृत संख्या, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या को रख लेंगे और जो मान आएगा वही हमारा इकाई अंक हमेशा आएगा। ठीक, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 1 आएगा इकाई अंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि P बराबर इतना दिया हुआ है और Q बराबर इतना, तो बोला है ना कि P बाई Q का मान क्या होगा। यानी सबसे पहले P का और Q का अलग अलग मान निकाल लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, P का मान निकालना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और भाग देना है 0.2 में 0.4 से, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए P प्लस ये 0.2 बट्टा 0.4 करेंगे तो एक कट करके 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1/2 का मतलब 0.5 लिख देते हैं और माइनस यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो जा रहा है, तो ये कट जा रहा है, यानी कितना मान आ गया, 0.5 आ गया। P का मान कितना आ गया, 0.5। उसी तरह से Q का निकाल देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे तो ये भी सेम चीज़ है। देखिए 2 माइनस ये 0.2 में 0.4 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऐसे 0.2 में आप 0.4 से भाग दीजिएगा, पॉइंट खत्म, 2 दूनी के 4 यानी 1/2 का मतलब 0.5 माइनस 2 एकम 2 यानी 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए 2 में से ये 1.5 चला जाएगा, ये 1 और ये 0.5 1.5 हो गया। तो 2 में से जब 1.5 घटाएंगे तो ये भी कितना आ जा रहा है, 0.5 आ जा रहा है। यानी P का भी मान 0.5, Q का भी मान 0.5, तो P बाई Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P बट्टा Q इज इक्वल टू 0.5 बट्टा 0.5 कट करके कितना आ जाएगा, 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आप क्लियर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। P और Q का अलग अलग मान दिया था, दोनों का मान 0.5 आ रहा है निकालने पर, तो P बाई Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तालिका दिया हुआ है, तालिका से रिलेटेड हम लोग का आंसर पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका फरवरी के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक आपको दर्शाया गया है। ठीक, ये दिया हुआ है कि PM 2.5 दर्शाया गया है। तो फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली की AQI यानी जो पूछा हुआ है कि वायु गुणांक सूचकांक कि औसत में कितने का अंतर है। देखिए दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, कोलकाता का और दिल्ली का एवरेज निकालना है हमें। देखिए बहुत आसान है, कोलकाता वाला बाएं साइड है तो बाएं साइड सबको जोड़ दिए, दिल्ली वाला जोड़ दीजिए, और एवरेज निकालना है, 4 सप्ताह का दिया है तो 4 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए, देखिए सब कोलकाता वाला जोड़िए, 306 200 यानी कितना हो जाएगा, 8 6 14 4 18 2 20, ये दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ करके और 4 से भाग दे देना है, सिंपल।
देखिए दोनों जोड़ने पर ये कोलकाता वाला जोड़ने पे आ रहा है 1040 और दिल्ली वाला जोड़ने पे कितना आ रहा है 976। तो एवरेज का मतलब 4 से भाग दे दीजिए, 4 सप्ताह का दिया हुआ है तो दोनों को 4 से भाग दे देंगे और अंतर निकाल लेना है। देखिए ये एवरेज निकालिए कितना होगा, 4 दूना 8, 4 छके 24, 260 हो गया इसका एवरेज, 4 से भाग दिए तो इसका एवरेज देखिए 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी 244 हो गया। तो अंतर मतलब दोनों घटा दीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है घटाने पे, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 1 गया 4 यानी 16 जो हो जा रहा है हम लोग का इन दोनों के एवरेज का अंतर हो जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। बहुत आसान है ये। एवरेज मतलब सबको जोड़कर 4 सप्ताह का दिया हुआ है 4 से भाग दे दिए, ये भी सबको जोड़कर 4 सप्ताह का दिया था 4 से भाग दे दिया, यानी कितना आ जा रहा है आपका 16। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। तो रूट अंडर 19 माइनस 1/√12 बराबर रूट अंडर 4 माइनस √3 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि एक्स का मान निकालें। देखिए बहुत सिंपल है, ये एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हटा दीजिए। अब ये दोनों ओर अगर वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, वर्ग कर दीजिए। देखिए वर्ग करिएगा तो ये हमारा रूट हट जाएगा और 19 माइनस x√12 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू निकालना है तो वर्ग करना ही पड़ेगा और इधर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 7 माइनस 2√4 12 हो जाएगा, 7 माइनस 2√12 a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² मतलब 4 3 7 माइनस 2√ab मतलब 2√12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये 19 को इधर भेज देंगे, हमें तो x का मान निकालना है तो 19 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस x√12 बराबर 19 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 7 गया कितना हो जाएगा 12 माइनस में आ जाएगा और माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस 12 से भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू इधर लिख देते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये माइनस इधर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी x का मान जो हमारा हो जाएगा 12 प्लस 2√12 और बट्टा में कितना हो जाएगा रूट अंडर 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर √12 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इसमें भी √12 हो जाएगा और ये भी, तो √12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √12 प्लस 2 बट्टा रूट अंडर 12, ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट अंडर 12 का मतलब 4 3 12 यानी कि 2√3 हो जाएगा, यही आपका x का मान हो जाएगा। 2 प्लस 2√3 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमें इस x का मान निकालना है तो ये दोनों ओर वर्ग कर लिए, दोनों ओर वर्ग कर लिए तो यहाँ आ जाएगा 19 माइनस x√12 बराबर a² प्लस b² माइनस 2√ab हो गया। अब इस x का मान निकालना है तो 19 को इधर भेजे तो 7 में से 19 घटेगा -12 और ये भी माइनस 2√12। अब माइनस कॉमन लेकर के हटा दिए, माइनस खत्म हो गया। x का मान निकालना है तो √12 से इसमें भाग दे दिए, सिंपल हमारा कितना आ जा रहा है 2 प्लस 2√12 हो जाएगा। ये 4 का मतलब हो गया 2√12, 4 3 12 होता है ना तो 2√3 हो जाएगा और 2 प्लस ये 2 पहले से था तो 2 प्लस 2√3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। 12% लाभ का मतलब 112 हो गया विक्रय मूल्य, लाभ मतलब जुड़ जाएगा, हानि मतलब कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 33 रुपया अधिक में बेचे रहते तो 14% लाभ होता है, यानी कि SP2 जो हो जाता है, SP1 तो 112 और ये 114 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना होगा 2% और इसी 2% का वैल्यू कितना दिया है 33 रुपया अधिक में। तो क्या पूछा है आपसे कि क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है, क्रय मूल्य हमेशा 100%, तभी नहीं 100 से 12 जोड़ दिए हैं, लाभ हुआ है तो 12 जोड़ दिए हैं, हानि होता तो घटा देते। तो देख लीजिए सिंपल 33/2 गुणे 100 हो जाएगा, 100 कटाएंगे तब 50 होगा, 2 से कटा लिए तो 50 हो जाएगा, यानी 50 से गुणा कर लिए 0 5 3 15 5 3 15 1 16, 1650 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा 1650, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, तो सी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, 12% लाभ मतलब 112, 14% लाभ मतलब 114, दोनों का अंतर कितना हुआ 2 का वैल्यू 33 रुपये तो 100% CP होता है, क्रय मूल्य कितना होता है 100% का मान निकाल ली 1650 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया, इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत सिंपल हो गया, पूर्ण वर्ग मतलब क्या, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 1 बच गया 0 0, अब इधर जोड़ते हैं 3 3 कितना हो जाएगा 6, अब कितना मत में जाएगा 1 मर्थ में जाएगा तो 61 हो जाएगा, इधर 3 1 लिख देते हैं, ये 61 हो गया। तो
घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और इधर गया इतना 9 में से 6 गया 3, अर्थात 39 जब घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब 39 एक्स्ट्रा बच रहा है यानी 39 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 39 घटाने पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 39। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया और बोला है कि इसमें क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालकर शेष 39 बचा तो 39 घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से रिलेटेड है। आप लोग वीडियो को दोस्तों में भी शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग हमसे जुड़े और फायदा उठाए, आप लोग वीडियो शेयर भी करते रहिए। ठीक, चलिए देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग कह रहे हैं हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व, ये सब ग्राफ का दिया हुआ है कि 2001 में 6300 करोड़ है, 2010 में 8100 करोड़ है, 2015 में कितना है आपका 10800 करोड़ है, इधर भी लिख भी दिए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे, देखिए ये 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात पूछ रहा है, यानी इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है, दोनों की वृद्धि का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा हुआ आपका, घटा दीजिए, 0 0 11 में से 3 गया 8, 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, यानी 18 से बड़ा है। और रेशियो ये कितना बड़ा है इसको देख लीजिए, 0 0 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा और यहाँ 10 में से 8 गया 1, यानी कि ये 1700 बड़ा हुआ है। यही तो रेशियो निकाल लेना है। फिर से एक बार देखिए तो 10800 है ना, तो 0 0 हो गया, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ बच गया कितना आपका 10 में से 8 गया 2 न बचा जी, यहाँ पे 2 2700 हो गया। तब कटा दीजिए 0 0 0 0 9 दूना 18 और 9 3 27, यानी 2:3 का अनुपात है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कितने की वृद्धि हुआ यहाँ कितने की वृद्धि हुआ और दोनों का रेशियो पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ये कह रहा है कि P बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर इतना, P बाई Q। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन डिजिट अलग था। P बाई Q हमें पूछा हुआ है कि P बाई Q बराबर क्या होगा, यानी सबसे पहले इसका मान निकालना होगा। देखिए ये बहुत सिंपल है, 3 3 9 और 2 अंक हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, यानी कि 0.09 हो जाएगा। ठीक, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 3 9, लेकिन 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, यानी 4 अंक हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 अंक मतलब 3 को 0 लगा लेंगे और ये 9 हो जाएगा। ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं तब ये घटा लेंगे, तो जोड़िएगा तो 9 0 9 0 हो जाएगा, 0.0909 हो जाएगा। अब ये 36 18 होगा, 18, लेकिन 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 3 अंक का मतलब 1 अंक यहाँ 0 लगा लेंगे और ये 0 है, यानी इसमें से घटा देना हमें 0.018 यहाँ घटा देना है। तो घटाइए 9 की 9, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7 हो गया और 0 0 हो जाएगा, यानी कितना है आपका P का मान आ गया 0.079 आ गया, 0729 है ना, 0729 और बट्टा Q का मान दिया हुआ है 0.54 दिया है। तब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए ये जब हटाइएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 1 पर 4 0 हो जाएगा, ये 4 0, ये जब हटाएंगे तो ऊपर 2 0 हो जाएगा, अर्थात 2 0 फाइनली कट जाएगा। ये 9 से कटा लीजिए, 9 6 54 और ये 9 8 72, 9 1 9, फिर 3 से कटा लेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 27 हो जाएगा। यानी केवल आप 27 में भाग लगाइए ना, कितना आ रहा है देखिए, P बाई Q मिटा देते हैं, भाग लगाएंगे तो 13.5 आ जाएगा और इसको फिर 100 से भाग देना है। यहाँ पे क्या है 100 है, तो देखिए इसको 100 से भाग देने का मतलब पॉइंट 2 स्थान खिसक जाएगा, तो 0.135 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं यही चीज़ देखना है आपका। देखिए सिर्फ हम यहाँ सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ करके घटा लिए और घटाए तो कितना है हमारा 0.0729 आया और भाग देना है किससे 0.54 से, तो कटा लिया और भाग दे दिए, सिंपली हमारा कितना आ गया 0.135 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिए किस में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है, तो सी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार देखिए एक विनर है, विनर कितना पा रहा है 48% पा रहा है। ठीक, 48% मत प्राप्त कर रहा है और उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत से 6800 मत प्राप्त हुआ
जो कुल मतों का 34% है। देखिए इसका जो अगर ये पाया है 4800, तो जो लूजर होगा, इसका जो हारने वाला होगा वो कितना पाएगा आपका, तो ये पा जाएगा आपका 52% पाना चाहिए, लेकिन वो 52% नहीं पाया है। कितना पाया है? 34% पाया है। ये लूजर पाया कितना है? 34% पाया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना पाया है? 34%। अब कह रहा है कि कुछ मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए कितने अवैध हुए, ये लूजर पाना चाहिए 52 लेकिन पाया है 34। इसका मतलब ये जो इसका अंतर होगा ना, वही अवैध घोषित हो जाएगा। अवैध देखिए कितना आ रहा है, अवैध जो हो जाएगा हम लोग का मत, वो कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ कितना गया 18। 18% मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। ठीक, तो अब क्या बोला है आगे, कुछ मत अमान्य थे या अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन यानी कि कितना से जीता हुआ है। तो अब ये कितना से जीता हुआ है, देखिए यहाँ 48% ये पाया है, 34% ये पाया है, तो विनिंग मार्जिन कितना है? ये विनिंग मार्जिन देख लीजिए कितना से जीता हुआ है। तो 14 में 4 में से 8 4 गया, 8 में से 4 गया 4, और ये हो जा रहा है 14% से जीता हुआ है। तो ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि कितना अवैध मत हुआ है। कह रहा है कि कुल मान्य अमान्य मत थे, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मत पूछ रहा है, दोनों 18% का मान और 14% का वैल्यू पूछ रहा है। और देखिए दिया क्या हमें कि एक बोला है कि 6800 मत प्राप्त करता है जो कुल मतों का 34% के बराबर है, यानी कि ये 34% मत प्राप्त किया है, और ये कितना इधर ये वोट में कितना है? 6800 है। तो जब 34% का 6800 है, तो 1% का कटा दीजिए, 1% का हो जाएगा हम लोग का 200 हो जाएगा। और ये अवैध कितना हुआ है? 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600 अवैध हो गया, और विनिंग मार्जिन कितना है? तो 14 दूना 2800 हो जाएगा। तो यही दोनों हम लोग का पूछा हुआ था, यही आंसर हो जाएगा 2800 और 3600। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 36, पहले 2800 रहेगा तब जाकर के 3600 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये पूछा था हमें जी, पहले पूछा था कि कुछ अमान्य मत है, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, तो विनिंग मार्जिन 2800 हो गया और अवैध में 3600 हो गया, तो 2800 3600 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज़ समझे कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमें बोला हुआ है कि विनर जो है 48% मत प्राप्त कर रहा है, 48%, तो लूजर मेरे हिसाब से कितना पाना चाहिए, तो 100 में से 48 घटा दिया, यानी कि 52% पाना चाहिए, लेकिन लूजर पाया कितना है, तो 34% पाया है। अर्थात जो अवैध मत है वो कितना अवैध घोषित हो रहा है, तो यही अंतर हो जा रहा है। तो अवैध कितना हुआ? 18%, दोनों घटा दिए 18%। और जीत कितनी से हो रही है, मार्जिन जीत का, तो ये दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो 48 में से 34 गया कितना? 14% से जीत रहा है। तो इसका भी वैल्यू पूछा है और इसका भी वैल्यू पूछा है। पहले पूछा है कि कितने मतों से जीते हुआ है, विनिंग मार्जिन और अवैध मत, और एक बात बोला है कि ये जो 34% पाया है इसका वैल्यू 6800 दिया हुआ है। जब 34% का वैल्यू 6800, तो 1% का वैल्यू 200, तो विनिंग मार्जिन 14 है, इसका वैल्यू 2800 हो जाएगा, और अवैध हो रहा है 1800, तो इसका वैल्यू 3600 हो जाएगा। और ये हमें पूछा हुआ आसानी से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग को हम P1 मान लेते हैं, तो P1 का रेट कितना है? 10% और 5 साल का ब्याज, और दूसरा भाग को हम लोग P2 मान लेते हैं, तो P2 गुणे इसका कितना रेट है? 9%, और ये 6 साल का ब्याज, दोनों बराबर हो जाता है। दोनों ब्याज बोला है क्या चीज़? बराबर हो जाता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए दोनों ब्याज बराबर हो जाता है, तो 10% की राशि पर उधार दी गई राशि, यानी P1 का मान पूछ रहे हैं। देखिए ये दोनों यहाँ से कटा लिए, फिर ये कट जा रहा है आपका ये 5 मर्थ में, और ये कट जाएगा 3 मर्थ में। अब नहीं कटेगा, तो ये P1 बट्टा P2 कितना हो जाएगा यहाँ से? तो ये 29 27 हो गया, और ये 5 25 25 हो जाएगा। देखिए दोनों का रेशियो निकल गया, और 25 27 जोड़ लीजिए, 7 5 12 कर दो, हार से ले 2 2 4 1 5 52, और 52 यूनिट टोटल दिया हुआ है कितना? 2600 दिया हुआ है। देखिए 26 से कम 26, 26 दूना 52, 2 से कटा है 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50 हो गया। 50, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ से ये कितना हो गया? 1 मिनट रुक जाइए, 26 दूना 52, 200 हुआ ना, नहीं इधर कटा है ना, 26 से कम 26, 26 हाँ सही है। 1 यूनिट का वैल्यू 50। तो आपसे पूछा क्या है कि 10% की राशि पर, 10% राशि मतलब P1 का मान कितना है? 27, तो 27 गुणे 50 कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा 0, 7 5 35 कर 5
3 बच गया, और 5 दूना 10 3 13, यानी कि 1350 रुपये जो है 10% वाला राशि है। अगर पूछता कि P2 कितना है, यानी कि 9% पे कितना है, तो 25 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा 1350, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, आसान क्वेश्चन है। P1 गुणे 10, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, दोनों साधारण ब्याज बराबर था, कटा करके हमने P1 बाई P2 निकाला तो 27/25 आ गया। दोनों का योग 52 हो रहा है, जिसका वैल्यू दिया है 2600, तो एक यूनिट का वैल्यू 50 हो गया। तो P1 पूछा हुआ है, 10% वाला P1 है, तो P1 मतलब 27 यूनिट का वैल्यू 27 गुणे 50 हो जाएगा। ये पूछता है कि P2, तो 25 गुणे 50 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था ये। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत 16.8 है। लड़कों का औसत देखिए, बॉय का औसत दिया है 15.4 दिया हुआ है, और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 18.2 दिया हुआ है, और दोनों को मिलाकर रेशियो कितना दिया है 16.8 दिया है। तो एलिगेशन नहीं लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका एलिगेशन। तो पूछा है दोनों का रेशियो क्या होगा, तो एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल। अब देखिए ये सब में पॉइंट 1-1 है, तो ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दीजिए, देखिए 182 में 68 घटाइए, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 7 में से 1 गया 6, 14 रेशियो इधर अब घटाइए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 1 गया 1, यानी कि 14:14 का मतलब 1:1 आ रहा है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो 1:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन लगाते हैं। लड़का का औसत, लड़की का औसत, टोटल औसत घटा दीजिए, पॉइंट था तो हटा सकते हैं सब में, और घटा दिए 14:14 मतलब 1:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि ए किसी काम को, देखिए टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी किसी काम को 30 दिनों में। बहुत क्वेश्चन सब आ रहा है टाइम एंड वर्क का, हमेशा देखिए डेली रिपीट कर रहा है चीज। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में कर रहा है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, और शेष काम बी 5 दिनों में करता है। देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, यहाँ से 60 हो जाएगा एलसीएम, तो 20 × 60, 30 × 60, सब काम क्षमता निकाल लिए। तो ए काम छोड़ दिया है, और शेष 5 दिन तक बी अकेले काम किया है। बी 5 दिन तक अकेले काम किया है। देखिए काम कैसे हुआ है, स्टार्टिंग में दोनों कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, ये पता नहीं कितना दिन काम चला है, ठीक। और ये जब ए छोड़ दिया है, यहाँ पर ए छोड़ दिया, तो ये बी लास्ट में कर रहा है, और कितना दिनों तक, 5 दिनों तक काम किया है। बी कितना दिन तक किया है, 5 दिन तक। तो देखिए सबसे पहले ये 5 दिन का जो काम हुआ है बी का वो निकाल दीजिए, तो 5 दूना 10 काम हुआ है, तो 10 इसमें से हम घटा देते हैं तो बचा कितना 50 काम। अब इस 50 को दोनों मिल कर किए हैं, तो 3 और 2 5, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिल करके 50 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 दिन में करेंगे। इसका मतलब इधर जो काम हुआ था वो कितना दिन का हुआ था, 10 दिन का। तो क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन। बोला है तो इस स्थिति में कार्य पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो 10 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन। सिंपल है, देखिए ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। देखिए समझिए, कह रहा है कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क 60 हो गया। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2। काम कैसे हुआ है, तो स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दे रहा है, तो बी शेष 5 दिन में काम करता है, लास्ट में 5 दिन तक। तो पहले इसका बी का 5 दिन का काम निकाल लिए, 10 काम घटा दीजिए, तो ये जो शेष बचा है 50, इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, अर्थात 10 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये अकेला 5 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों तक चल रहा है, 15 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर कह रहा है कि नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। देखिए ये अंक दर्शाया गया था, तो उसे हमने आरोही क्रम में सजा लिया है, क्योंकि माध्यिका जब भी निकालना रहता है आरोही या अवरोही में डाटा होना चाहिए, तो हम क्या किए हैं, इसे आरोही क्रम में सजा लिए हैं। 20 को आपका टोटल स्टूडेंट का प्राप्त किया गया मार्क्स है। तो बोला है हमें कि निकालना क्या है, कि दिए गए आंकड़े का 2 गुणे माध्यिका निकालना है हमें, 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक, 2 गुणे माध्यिका
माइनस बहुलक निकालना है, ठीक, बहुलक ये हमें निकालना है, ठीक। दो ये देखिए ये ब्रैकेट इसमें नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट हटा देना है। ये ब्रैकेट में ये मतलब ये दिया हुआ है 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक दिया हुआ है, ठीक। 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले आपको माध्यिका निकाल लेना होगा, बहुलक निकाल लेना होगा। तो माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका बीच वाला टर्म माध्यिका हो जाता है। अगर 2 गो बीच में आएगा तो दोनों टर्म जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो ये जब 20 गो है तो इसमें 2 गो टर्म आएगा, 10वां और 11वां टर्म, ये 10th टर्म हो जाएगा, 10th टर्म प्लस 11th टर्म और बट्टा 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां टर्म ये हो रहा है, 11वां टर्म ये हो रहा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका बराबर 14 प्लस 14/2 यानी कि 14 ही हो जाएगा। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, 14 ही तो 4 बार आया है, बाकी सब ये 3 बार आया है, ये आया है 3 बार 18 आया है, यानी कि 14 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 14 बहुलक भी हो जाएगा। बहुलक उसी को बोलते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो बारंबारता सबसे किसका ज़्यादा है, 14 का ज़्यादा है। तो माध्यिका भी 14 निकला, बहुलक भी 14 निकला। तब यहाँ देख लीजिए 14 दूना 28 में से 14 चला जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में हम लिख दिए हैं, माध्यिका जो होता है बीच वाला टर्म हो जाता है। अगर 2 गो में बीच में 2 गो टर्म आ रहे हैं 14 प्लस 14, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए तो माध्यिका हमारा 14 हो गया। और बहुलक जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, 14 सबसे ज़्यादा बार है तो यही बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ मान रख लीजिए 2 गुणे माध्यिका, यानी कि 14 दूना 28 में से 14 गया, 14 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमें बोला हुआ है 19 नंबर की, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अंश जो है हर से 2 कम है, ये 1 से तो x - 2 है, ठीक, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं यदि अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं, अंश में जब 2 से गुणा कर रहे हैं और हर में 3 से गुणा कर रहे हैं, हर में कितना 3 से गुणा कर रहे हैं, तो प्राप्त भिन्न हमारा 2/9 हो जाता है, 2/9 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए सिंपल, तिरछा गुणा कर लीजिए, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तिरछा गुणा करिए, 3x - 6 बराबर x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 मतलब भिन्न आपका यही था, यही भिन्न था आपका। तो भिन्न हमें पूछा हुआ था, तो भिन्न देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ 3 रखना है तो 3 में से 2 गया 1, 1/3 जो हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भिन्न हमने मान लिया है, x हर है तो x - 2 अंश होगा, अंश में 2 से गुणा करना है, हर में 3 से, तो 2/9 आ रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये भिन्न हमारा था x - 2/x, तो रख लिए, 3 में से 2 गया 1, 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, 19 का डी दिया हुआ है। 19 का ऑप्शन नंबर डी में जो है 1/3 दिया है। 20 का ऑप्शन हम देख लिए थे, तो 20 में ऑप्शन सी 1/3 है, लेकिन ये 20 नहीं, क्वेश्चन है कितना नंबर 19, तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिया हुआ है कि p² + q² - r² बराबर 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि p⁶ + q⁶ - r⁶ बट्टा p² q² r², इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। भाग दिया हुआ है उसको बट्टा में बदल दिए। तो देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये 6 पावर कैसे मिलेगा, इसको इधर भेज करके आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे, यानी देखिए p² + q² बराबर ये r² हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर क्यूब कर देंगे तो ये 6 मिल जाएगा, पावर क्या मिल जाएगा, 6। देखिए सिंपल a + p का होल क्यू का लगा दीजिए, a³ मतलब 6 हो जाएगा, प्लस b³ मतलब q के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3ab, a³ + b³ प्लस 3, a के जगह p², b के जगह q² इंटू a + b होता है, तो a + b मतलब r² बराबर ये कितना हो जा रहा है आपका, तो इसका क्यूब करिएगा तो r के पावर 6 हो जाएगा, r के पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हमें इधर लाना है, तभी ना p² + q² p के पावर 6 प्लस q के पावर 6 माइनस r के पावर 6 आएगा। तो ये इधर कर लीजिए, p के पावर 6 प्लस q के पावर 6 माइनस r के पावर 6 और बराबर ये राइट साइड जाएगा तो -3p²
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी का वैल्यू हमें पता चल गया कि इतना है, तो यहाँ रख देंगे। अब इसका मान जो है हमारा कितना निकला है, -3 p² q² r स्क्वायर, और बट्टा में ये दिया हुआ है p² q² r², ये कट जाएगा और -3 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है कि इस r को राइट साइड में भेज देना r² और दोनों साइड क्यूब कर दिए, तो p के पावर 6 प्लस q के पावर 6 माइनस r के पावर 6 का मान ये इधर जाएगा, तो -3 p² q² r² हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे इस मान को, -3 p² q² r², तो ये कट जाएगा और -3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि 3 व्यक्तियों द्वारा निवेश की गई राशि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ठीक, अब बोला है कि धन निवेश किया जाता है 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, वहीं आ जाएगा। 15,600 रुपये था, कुल लाभ 15,600 रुपये था। 3 व्यक्तियों में से एक व्यवसाय में इतना इतना अनुपात में धन निवेश किया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, इतना था। तो निकालना क्या हमें, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। अच्छा देखिए, तो 3 अलग रहा कि पहले व्यक्ति का निकालना होगा। सबसे पहले इसको रेशियो में बदल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 4 3 12, 12 से गुणा कर दीजिए, सबको 12 से गुणा कर देना है। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, तो रेशियो आ गया 6:4:3 आ जा रहा है। तो 6 4 10 3 13 यूनिट का वैल्यू टोटल कितना दिया हुआ है, 156,000 दिया हुआ है। तो कटा दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी कि 1200 आ जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 1200। तो देखिए, तो 12 छक्के 72, ये हो जाएगा कितना, 7200 रुपया हो जाएगा। ये 12 चौके 4800 हो जाएगा, और ये 12 तिहाई 3600 हो जाएगा। तो किसी का पूछा होगा, पहला का पूछा होगा, ये पहला ही का पूछा है लग रहा है कि पहले व्यक्ति का कितना हो जाएगा, तो 7200 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना इतना अनुपात में धन निवेश किया है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। तो पहले वाले का आय पूछ रहा है कि लाभ में पहले वाले का आय कितना होगा, तो 7200 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया है। तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन हमें लास्ट में निकालने से ही पता चल जा रहा है कि पहले वाले का आय पूछा हुआ था, क्योंकि ये सब ऑप्शन में है ही नहीं। तो पहले वाले का आय कितना हो जाएगा, 7200। देखिए सिंपल हम क्या किए, एलसीएम से गुणा करके रेशियो में बदल लिए। टोटल 13 का वैल्यू 15,600, तो 1 का वैल्यू 1200, तो 12 छक 7200 हो जाएगा, ये 4800 हो जाएगा, ये 3600। तो पूछ रहा था पहला वाला, क्वेश्चन में आप सुधार लीजिएगा कि पहले वाले का आय क्या होगा, तो 7200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए पाई चार्ट से रिलेटेड है। 22 नंबर कह रहे हैं कि एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। कुल संख्या 360 है। कह रहा है कि 10% छात्र ए ग्रेड लाते हैं, 20% छात्र बी लाते हैं, 30% छात्र सी लाते हैं, और 40% छात्र डी ग्रेड लाते हैं। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल है, टोटल मिला करके पाई चार्ट से 100 है, ये यहाँ लिखे दिए हुए हैं। तो 40 30 70 30 100 हो जा रहा है। 100 यूनिट का वैल्यू हमें 360 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला करके पूछ रहा है, ए और बी का पूछा है ना। तो ये 20 और 10 30 का वैल्यू हमें पूछा हुआ है। तो देखिए सिंपल हो गया, 360/100 गुणे 30 का मान पूछा हुआ है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 36 तिहाई 108 हो जाएगा, यानी कि दोनों का मिलाकर संख्या कितना है, 108। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% के रेट से, ठीक, उसके बाद 1/3 भाग कितना हुआ, 8% की रेट से, ठीक। और शेष भाग, शेष कैसे निकालेंगे, 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा लेंगे। तो ये दोनों जोड़िएगा तो 5/6 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 1/3 और 1/2, तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो घटाइए कितना हो जाएगा, 1/6, यानी शेष जो 1/6 है इसका रेट कितना है आपका, तो 10% है। ये सब दिया हुआ है, ठीक, हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, सिंपल हो गया। 1/2 भाग का 5%, 1/3 का 8%, 1/6 शेष निकाल लिए, इसका 10%। कटा देते हैं तो 3 हो जाता है, 5 हो जाता है। तीनों आय को जोड़िए, एलसीएम 6 हो गया। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 6, तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 प्लस 3 दूना 6 8 दूना 16 प्लस 3 दूना 6 5 दूना 10 हो जाएगा। तो सब जोड़ कर देखिए कितना रहा है,
6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 यानी 41/6% का मान टोटल हमें दिया हुआ है कितना 820 दिया हुआ है। तो कटा दीजिए 41 दूना 82 यानी तिरछा गुणा कर लेंगे तो 1% का वैल्यू 120 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे देखिए, कह रहा है उनकी कुल निवेशित की गई पूंजी कितना होगा। तो कुल निवेशित पूंजी मतलब 100%, 100% का मतलब कितना हो जाएगा 12 पर 120 पर 2 जीरो दे देंगे यानी कि 12,000 हो जाएगा। कुल निवेशित राशि 12,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 का है 5%, 1/3 का है 8%, शेष निकाले 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दिए तो 1/6 हो गया, इसका 10% है। कटा करके तीनों जोड़ लिए तो 41/6% का वैल्यू 820 है, तो 1% का वैल्यू कटाए तो 120 आ रहा है, तो 100% कुल आय मतलब 100%, 100% मतलब 12,000 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। फिगर बनाइए, ABCD एक क्या है समानांतर चतुर्भुज है, ABCD, ठीक, एक पैरेललोग्राम है। अब कह रहे हैं कि यदि BC भुजा को E तक बढ़ा रहे हैं, इस BC को कहाँ तक बढ़ा रहे हैं E तक, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर CE, यानी कि ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक, ये उतना ही बढ़ाया जाता है, ठीक, दोनों सेम बढ़ाया जाता है। अब कह रहा है कि A CD को P पर काटता है, A मतलब ये मिलाना पड़ेगा, ये अगर मिला रहे हैं इसको तो ये कहाँ कट कर रहा है P पर कट कर रहा है, CD को P पे कट कर रहा है तो प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये त्रिभुज कह रहा है कि ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का जो एरिया होगा वो कितना होगा। अब एरिया किससे निकालना है तो ABCD, ये ABCD के एरिया से हमें तुलना करना है इसका, ठीक। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो ये जो है ये बाहर वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये जब पैरेललोग्राम है तो BC जितना होगा उतना ही AD हो जाएगा, ठीक, क्लियर ये बात। और एक चीज़ ये भी देखिएगा कि ये अगर मध्य बिंदु है, ये इसके पैरेलल भी है ना, तो अगर मध्य बिंदु है BC जो है ये दोनों बराबर है तो ये BE का ये मध्य बिंदु है तो ये P भी क्या हो जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। पैरेलल, ये पैरेलल है दोनों, तो ये अगर C मध्य बिंदु है तो P भी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा, थेल्स पर में से हो जाएगा, ठीक। तो ये भी दोनों बराबर हो गया। और एक बात करेंगे कि ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर, कैसे एंगल बराबर होगा, ये दोनों पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और दोनों के बीच का एंगल बराबर था। हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है सर्वांगसम है, SAS से ये दोनों क्या है सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो दोनों का एरिया बराबर होगा। इसको अगर 1 मानते हैं तो AB एरिया क्या हो जाएगा 1, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ समझ गए कि दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तब कुछ नहीं है। अगर इस बाहर वाला को उठा करके यहाँ मिला देते हैं तो यही तो एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, अर्थात जो ये त्रिभुज का एरिया होगा, ये तो दोनों में इक्वल है ना, ये दोनों में कॉमन वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन पार्ट है। तो इस त्रिभुज का एरिया बराबर है, तो इसको अगर उठा के यहाँ पे रखेंगे अर्थात ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ABE का एरिया जो होगा पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के बराबर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझना था। एक बार और समझ लीजिए, देखिए ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में समझिए कि ये भुजा जितना है उतना ये है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्लियर यहाँ तक। और ये अगर मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है क्योंकि ये आधा आधा है, तो P भी क्या होगा मध्य बिंदु होगा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। एकांतर कोण से ये कोण बराबर होगा, तो SAS से ये सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज का। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो दोनों का एरिया, इसका एरिया 1 मानते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, अर्थात इस त्रिभुज को इसमें उठा कर रखेंगे तो ये पूरा पैरेललोग्राम बना लेगा, अर्थात जो त्रिभुज का एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का √2 + √x = √3 है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो √x का मान हमारा
√3 माइनस √2 हो जाएगा। और x का मान निकालना होगा तो क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3a² प्लस b², यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2√6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। x का वैल्यू निकालना था, इसको उधर लेके चले गए, वर्ग कर दिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, अर्थात कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x बराबर a साइन थीटा हम कर लिए, t को साइन t का मान हम थीटा कर लिए, y बराबर b tan t दिया हुआ था तो थीटा कर लिए। तो हमें पूछा हुआ है किसका वैल्यू, कि वैल्यू निकालना है हमें a² बटा x² माइनस b² बटा y²। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से a² बटा x², तो करेंगे a बटा x करेंगे तो 1 बटा साइन हो जाएगा, a बटा x बराबर ये 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये आप a बटा x बराबर साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा। a² बटा x² बराबर ये हो जाएगा कोसेक a² थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी कि a² बटा x² बराबर कोसेक स्क्वायर। उसी तरह से इसका देखिए b² बटा y², तो b² बटा y² करेंगे 1 बटा tan स्क्वायर हो जाएगा, b² बटा y² बराबर 1 बटा tan स्क्वायर का मतलब ये क्या हो जाएगा cot² थीटा हो जाएगा। तो मान रख दीजिए ये आ गया आपका कितना कोसेक² थीटा, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। ये बेसिक आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर नहीं समझें तो एक बार और देख लीजिए। a बटा x कर रहा था, तो a बटा x करेंगे तो 1 बटा साइन, इसका मतलब कि अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर। ये b बटा y करेंगे तो 1 बटा tan मतलब कॉट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रख दिए कोसेक स्क्वायर माइनस cot² थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई क्या होगी जो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 मीटर, मीटर में दिया है ना, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। देखिए स्तंभ मतलब छड़ निकालना है, जो कमरा में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ होती है उसका विकर्ण होता है। और विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है वही कमरे का विकर्ण होता है, √L², यानी 10 × 100 प्लस 8 × 64 प्लस 6 × 36, विकर्ण हो जाता है √L² प्लस b² प्लस h² होता है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ जो होती है उसकी विकर्ण होती है, और घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस b² प्लस h²। तो 164 और 36 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये 200 हो गया। तो 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10√2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 10√2 मीटर, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। बहुत आसान सा है, विकर्ण का फॉर्मूला हम लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि x समीकरण इतना को संतुष्ट करता है, ये x जो है इसका सेटिस्फाई करता है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये यहाँ से आप ध्यान दे रहे होंगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा है बराबर 0, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 हो जाएगा। x माइनस होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ रख दीजिए 1 में से 1 गया, 1 बटा 1 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 1 रख के देख भी लीजिए, ये 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस 1, ये कट के 0 आ जा रहा है, तो ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1, तो इसमें 1 रख लिए तो ये भी 0 आ जा रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या r बराबर होता है a बटा 2√3 होता है, और परिवृत्त का त्रिज्या बड़ा r बराबर होता है a बटा √3। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज के छोटा r मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या a बटा 2√3, परिवृत्त का त्रिज्या a बटा √3 होता है। तो यही हमें पूछा हुआ है परिवृत्त का त्रिज्या। तो भुजा कितना है आपका, तो भुजा √3 है
और बट्टा √3 से भाग दे देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 इकाई 1 यूनिट 1 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 1 इकाई किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या भुजा बटा 2√3, परिवृत्त का त्रिज्या भुजा बटा √3, तो √3 कट के 1 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि एक संख्या में 40% वृद्धि करते हैं, तो 40% वृद्धि मतलब 140, 100 है संख्या, 40% वृद्धि कर दिए 140, और उसके बाद 40% कमी करते हैं, तो 40% कमी मतलब 60 और बट्टा 100 कर लीजिए। अब देखिए कितना बढ़ा कितना घटा निकल जाएगा, 14 छक्के कितना हो जाते हैं, 14 छक 84 हो जाएगा, यानी कि 84 का मतलब 100 से कितना कम है, 16, तो 16% की कमी आ जाएगा, 16% कमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 16% की कमी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर। बहुत सिंपल, पहले 40 बढ़ाए हैं तो 140, फिर 40 घटाए हैं तो 60 और बट्टा 100, 0 0 कट गया, 14 छक 84, इसका मतलब 16% की कमी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 बोला हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाले जो 12 से 15 से और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम मतलब फैक्टर कर दीजिए, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 3 12, 15 का फैक्टर करिएगा तो 5 तिहाई 15, यानी 3 है केवल 5 ले लेना होगा। 18 के लिए देखिए 3 दूना 6, 6 18, यानी कि 3 ले लेना होगा। अब पूर्ण वर्ग जब भी कहेगा ना, पूर्ण वर्ग सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हम फैक्टर से निकालें तो इतना आ रहा है, फैक्टर विधि से, फैक्टर ही से करना होगा। अब पूर्ण वर्ग मतलब कि पेयर लग जाना चाहिए, तो ये 2 का पेयर लग गया है, 3 का पेयर लग गया है, 5 का पेयर नहीं लगा है, तो पेयर लगाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। पूर्ण वर्ग हमेशा पेयर लगा करके आंसर आएगा, ठीक। एलसीएम निकाले इतना आया, और पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 का पेयर लग गया है, 3 का पेयर लग गया है, इसका पेयर नहीं लगा है, लगा लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी के 4 और 5 पचे 25, 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 और 25 चौके 100, 900 न होगा जी गुणा करने पर। देखिए 2 दूनी के 4, 25 चौके 100, और 100 में 9 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, तो 900 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 900 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस बात को समझ गए। एलसीएम निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा किससे पूर्णतः विभाजित है, तो एलसीएम, और लेकिन एलसीएम में इसमें पूर्ण वर्ग लगा देगा तो पेयर में आना चाहिए। पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेंगे, 900 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला हुआ है 1/3 गुणे 2/3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट को तोड़िए, ये गुणा करेंगे, ब्रैकेट में भी गुणा है तो गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, तो 1/6 प्लस 5/6, ये जोड़िएगा तो 6/6 आ गया, यानी 6/6 का मतलब 1 हो गया। इस टोटल का वैल्यू हमारे कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत सिंपल हो गया। देखिए इसको ये अच्छा, ये गुणा में है तो कटा भी सकते हैं, यानी कि 1/3 माइनस 3/4 में 1 से गुणा करेंगे तो यहीं आ जाएगा, और फिर इसमें गुणा कर देना है कितना से, 4/21 से। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 7 21, बहुत सिंपल हो गया। 1/3 माइनस 1/7, एलसीएम 21 हो गया, और 3 7 21 7, और 7 3 21 यानी 4, 4/21 हो जाएगा। ये आया 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, यानी 4/21 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व किए, 1 आ गया, गुणा कर दिए 3/4, फिर इतना से गुणा किए, जोड़ लिए, घटा लिए, कितना आ गया आपका 4/21। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल था। तो इस सेट में जो हम लोग देखे आज, कौन सा आपका, तो 28/12/2020 का जो एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन था, शिफ्ट नंबर 2, ये शिफ्ट 2 का आपका जो है क्वेश्चन था। तो टोटल इसमें 32 को मैथ दिया था, 32 क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को किए। तो चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली हम लोग का क्लास चल रहा है, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, डिस्कशन चल रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर 2020-21 का एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का, तो उसको हम लोग डेली कर रहे हैं, ठीक। 28 तारीख के पहला शिफ्ट का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दूसरा शिफ्ट का है, ठीक। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखना भी चाहते हैं और डाउनलोड भी करना चाहते हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन और उसको बनाइए आप लोग। और पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं,
प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए सभी, जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के नाम से सीबीटी फर्स्ट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैथ वाला अलग, रीजनिंग वाला अलग, तो उसको जाकर देखिए। सब जो है डेट वाइज आपको मिलेगा, डेली वीडियो मिलेगा। दोस्तों में शेयर करिए वीडियो, जितने भी और दोस्त आपके जुड़ेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक।